नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दी एग्ज़ाम गाइड पर। तो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आ चुकी है और यह एसएससी की सबसे बेहतरीन वैकेंसीज़ में से एक मानी जाती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एसएससी की ये कब से कब तक इसके फॉर्म डलने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब प्रोफ़ाइल क्या है, सैलरी वगैरह क्या है इसमें रहती है और कौन-सी वो क्रूशियल डेट है जिसके पहले हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने ज़रूरी होते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, जो एसएससी ने नोटिफ़िकेशन उसका रिलीज़ कर दिया है और ये 6 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुकी है और ये 26 जून तक फॉर्म इसके भरे जाएँगे। तो इसकी ये जो है लास्ट डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 26 जून, ठीक है? रात को 11 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है? और उसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जो सीबीटी होगा, वो होगा आपका 6 अगस्त से 11 अगस्त तक के चलेगा, ठीक है? और उसके बारे में अगर हम और आगे जैसे बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, ये एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी होती है, ये होती है ग्रेड सी की और ये ग्रेड डी की वैकेंसी होती है। तो ग्रेड सी की जो वैकेंसी ये जो होती है, ठीक है? तो ग्रेड सी में ये जो रहता है, ये होती है ग्रुप बी नॉन गैज़ेटेड की तौर पे इसको देखी जाती है, ठीक है? और जो ग्रेड डी की जो वैकेंसी होती है, ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट जानी जाती है। वेरियस मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गनाइज़ेशन में इसकी पोस्टिंग होती है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है? और इसमें इस बार जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी तो नहीं आई है, हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इसमें 2000 के समथिंग पे वैकेंसी आई हुई थी, जो अब इस बार उनने एसएससी ने काफ़ी निकाली हुई है, काफ़ी कम निकाली हुई है, सिर्फ़ 261 वैकेंसीज़ ही निकाली हुई हैं। मगर चिंता की बात इसलिए भी नहीं है, क्योंकि एसएससी बहुत बार ये चीज़ करती है, जब वो नोटिफ़िकेशन रिलीज़ करती है, तो उसकी वैकेंसी कम होती है और जब फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने तक, जब आपकी जॉइनिंग तक ये वैकेंसी काफ़ी कई बार बढ़ जाती है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ये वैकेंसी डबल हो जाए या डबल ना भी हो, तो 400 के समथिंग तक ये वैकेंसी पहुँचने के चांसेस काफ़ी हैं। अब हम और देखते हैं, जैसे ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, रिज़र्वेशन से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, पर्सन डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है। और इसमें अगर आगे चलें, देखिए जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, कमीशन डज़ नॉट हैव एनी रोल इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ऑफ एनी यूज़र। तो कमीशन का कोई रोल नहीं होता है वैकेंसी के नंबर को डिसाइड करने के लिए। ये क्या होता है, जैसे-जैसे अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि एसएससी वेरियस डिपार्टमेंट्स में भर्ती करवाता है। तो उसके लिए क्या रहता है कि जैसे आज आपने एग्ज़ाम दिया, 1 से डेढ़ साल तक इसकी जॉइनिंग प्रोसेस चलेगी, तो डिपार्टमेंट्स में जैसे-जैसे जॉइनिंग की वो रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो वो एसएससी को अपना वो मेल या फिर जो भी लेटर भेजते हैं, तो जिसके थ्रू एसएससी लास्ट में जाके जब कलेक्ट करता है, तो वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। कहीं न कहीं वो वैकेंसी सारी बढ़ जाती हैं। अब अगर इसमें और जैसे आगे देखें, तो इसमें है कि नेशनैलिटी के लिए वो तो सिटीज़न इंडिया के आप हैं ही। अब देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट इसकी क्या है? आप 1/8/2025, ठीक है? एज लिमिट जो है आपकी 1 अगस्त 2025 तक की ही है। 1 अगस्त 2025 तक आप 18 साल से 30 साल के बीच में होने चाहिए। तभी जाके आप इसकी जो है ये ऐसे स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें लिखा भी है और नीचे अगर आप देखेंगे, तो कैंडिडेट वर नॉट बिफोर 2/8/1995, 2/8/1995 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तब आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे उसके बाद ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो इसमें क्या है, 18 से 27, तो 18 से 27 एज लिमिट दी हुई है। आपकी एज 18 से 27, वो भी काउंट आपकी कहाँ से होगी? 1/8/2025 से ही होगी। लेकिन इसके साथ में ही ये जो होती है, ये जो नॉर्मल वो चीज़ होती है, बट एक कैटेगरीज़ वाइज़ कुछ थोड़ा-सा एज रिलैक्सेशन दिया होता है। जैसे अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है और यही अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। बशर्ते आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन आप तभी वो ले सकते हैं, जब आप उसके लिए एक अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट, जो अपने कैटेगरी वाला सर्टिफ़िकेट है, वो आप वहाँ पे प्रोवाइड कराएँगे एसएससी को, या फिर ये फॉर्म फिल करते समय उस चीज़ को आप प्रोवाइड कराएँगे। तो चलिए इसमें अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है? अब इसमें ये है प्रोसेस ऑफ सर्टिफ़िकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफ़िकेट्स। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें वही बात है कि जो भी आपका एज रिलैक्सेशन अगर आपको लेना है, तो उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कराना होगा। ओबीसी के लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफ़िकेट होता है, इसी तरीके से एससी-एसटी का भी सर्टिफ़िकेट होता है, जो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वहाँ पे फॉर्म फिल करते हुए,
उस समय के समथिंग पे। अब जैसे इसी में अगर हम बात करेंगे तो आगे क्रूशियल डेट करके एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो क्रूशियल डेट क्या होती है? एसएससी का मानना ऐसा रहता है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या उस समय आप उस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं? देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट फॉल अंडर द कैटेगरीज़, जो भी आपकी कैटेगरीज़ है, उस समय आप उस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसके लिए ये जो क्रूशियल डेट है कि जो भी आप जिस भी कैटेगरी है, लाइक आप ओबीसी का अगर आप ऐसे कैटेगरी से अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट के पहले का आपके पास वो होना चाहिए, ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। उसी तरीके से यदि आप ईडब्ल्यूएस से अगर फॉर्म डालते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि जनरल वालों के लिए एक नई कैटेगरी बना दी गई है, तो उसके लिए तो वो किस बेसिस पे बनाई गई है, वो इनकम सर्टिफ़िकेट के हिसाब बेसिस पे बनाई गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है इनकम एंड एसेट सर्टिफ़िकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? 2025-26, 25-26 के लिए जो इश्यू हो गया हो, किस बेसिस पे इश्यू हुआ हो? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके बेसिस पे आपको जो इश्यू किया गया होगा, 25-26 में किया होगा। तो वो अगर आपके पास है, वो इनकम सर्टिफ़िकेट आपके पास है, तभी जाके आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आगे और लिखा हुआ है ओबीसी कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही पजेसेस कास्ट सर्टिफ़िकेट। ठीक है? तो वही है कि ओबीसी का देखिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफ़िकेट बनने का सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है कि हमें ये वो होना होता है कि हम नॉन क्रीमी लेयर में बिलॉन्ग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है? अगर आप क्रीमी लेयर में बिलॉन्ग करते हैं तो आपका ओबीसी से आप नहीं होंगे, आप जनरल से ही कंसीडर किए जाएँगे। इसलिए अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, तो सेंट्रल का क्या रहता है कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हो जाता है कि जैसे कहीं कोई कास्ट अदर बैकवर्ड क्लास में आ रही हो, बट सेंट्रल लेवल पे उसका मॉडिफ़िकेशन हो चुका हो। तो वो वहाँ पे क्या हो गया हो, वो जनरल में कंसीडर हो गया हो या किसी और चीज़ में हो गया हो। इसलिए एसएससी हमेशा सेंट्रल कास्ट सर्टिफ़िकेट ही वहाँ पे माँग करती है या वहाँ पे वैलिड करती है। चलिए इसी में अगर हम और आगे चलते हैं, अब क्या है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत ही लो है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ़ आपका 12th आपकी क्वालीफाई होनी चाहिए और वो भी 1/8/2025 तक। अगर आप 1/8/2025 तक अगर आप 12th क्वालीफाई हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम पे जो है आपको ये सब प्रोवाइड कराना रहेगा, जितनी भी जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे जो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से हो, उससे रिलेटेड हो। ठीक है? इस वैकेंसी को हम फिल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए एसएससी ने जो साइट दी हुई है ssc.gov.in, आपने मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि ssc.gov.in में क्या होता है, ओटीआर क्या होता है, आधार पे रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है? अब लास्ट डेट यहाँ भी बताई हुई है इनने 26/6/2025, वही लास्ट डेट है। देखिए यहाँ पे भी उसके बारे में दिया हुआ है द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इस वाले पे, तो उसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और एक आधार बेस्ड तरीके से भी कर सकते हैं। आधार बेस्ड तरीके से क्या होगा, बस आपका टाइम है थोड़ा-सा कम लगेगा, कहीं भी एग्ज़ाम प्रोसीजर में। देखिए और इसकी फ़ीस जो है एग्ज़ाम फ़िल करने की वो वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस है, वो है ₹100 है। ₹100 सभी के लिए है, बट अगर आप गर्ल हैं, ठीक है? आप वीमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर अगर आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं और क्या है बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटीज़ वगैरह आपकी अगर कोई है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको फ़ीस से कंप्लीटली छूट दी जाएगी, आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। एमपी ऑनलाइन का जो चार्जेस है, बस वही लगेगा अगर आप एमपी ऑनलाइन से फॉर्म फ़िल करवाते हैं तो। ठीक है, तो और इसी में अगर जैसे हम आगे देखते हैं इसका, देखिए अब सेंटर काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि आप किस रीजन से फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है। जैसे अगर आप सेंट्रल रीजन से फॉर्म डालते हैं, सेंट्रल रीजन से फॉर्म डालने से मतलब अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप सेंट्रल रीजन से ही डालेंगे, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे आप ये वाले सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। यदि आप अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम या वेस्ट बंगाल से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आप ईस्टर्न रीजन से डालें। और यदि आप मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप मध्य प्रदेश रीजन से फॉर्म डालें, ठीक है? जिसके सेंटर ये हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, तो ये वाले सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 सेंटर ही चूज़ कर सकते हैं और 99% चांसेस होते हैं कि आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 सेंटर्स के चूज़ करने के लिए है। अब आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में आएगा क्या-क्या? देखिए 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ही
ये पूरा पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस होती है, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस होती है और 100 नंबर की क्या होती है, अपनी इंग्लिश होती है। टाइम पर्याप्त होता है, टाइम की कोई कमी नहीं होती है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, ठीक है? और जो हैंडीकैप्स वगैरह जो होते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा समय मिलता है। बाकी जनरली आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, समय की टाइम आपको कोई कमी कमी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा पूरा, इसमें बस ये रहता है कि नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की, मतलब अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत क्वेश्चन कर देंगे तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। मतलब सीधा-सा एक चीज़ समझ लीजिए, आपने 1 क्वेश्चन किया तो आपको 1 नंबर मिले और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका लास्ट में जो कंक्लूज़न रिज़ल्ट जो निकलेगा वो आएगा 0, क्योंकि 1 क्वेश्चन आपने सही करके वहाँ पे 1 नंबर ले लिया और 4 क्वेश्चन 0.525 से कट जाएँगे वहाँ पे, तो 1 नंबर सीधा-सा वो कट जाएगा। ठीक है? तो जो भी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन ही होगा पहला, ठीक है? अब अगर इसके सिलेबस पे बात करें, ठीक है? तो ये सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस में बेसिक सी ही वो चीज़ें आती हैं। मैं इस पे एक और वीडियो बना दूँगा जिसमें हम पूरा डिटेल एनालिसिस कर लेंगे कि सिलेबस में क्या आएगा, कितना पढ़ना होता है, ठीक है? और यहाँ पे ये जनरल अवेयरनेस का भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की भी दी हुई है। अब देखिए स्टेनोग्राफ़र का पेपर, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि पहले क्या होता है, इसमें सीबीटी होता है। फिर सीबीटी में जैसे ही आप क्वालीफाई करते हैं, फिर होता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होता है किसमें, स्टेनोग्राफी में होती है, ठीक है? जो भी लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे, वो स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तो वहाँ पे सेकंड में अगर आप वो होगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? या ग्रेड सी के लिए करते हैं, तो ये अलग-अलग दी हुई हैं। आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए करते हैं तो आपको 50 मिनट का समय मिलेगा, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपको 65 मिनट्स दिए जाएँगे। और स्टेनोग्राफर इसी तरीके से सी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स और हिंदी के लिए 55 मिनट्स। बट यहाँ पे टर्म्स आपकी ये है कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए करते हैं तो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए करते हैं तो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये आपका ये स्किल टेस्ट होता है। इसको क्वालीफाई करने के बाद आती है एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और वो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपका होता है डिपार्टमेंट वाइज़ डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। एक बार जहाँ डिपार्टमेंट वाइज़ डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आप क्वालीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि जनरली ये होता है कि वहाँ आपको सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कराने होते हैं। तो वहाँ पे आपका वो होता है, आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं सबकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि सब वैलिड है कि नहीं। एक बार जहाँ वो होने के बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपकी जॉइनिंग हो जाती है। अब जैसे इसमें सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में अगर आप जाते हैं तो आपकी सैलरी ईज़िली 50 से 60 हज़ार के समथिंग पे हो जाएगी, डिपेंड ऑन एक्स, वाई सिटी और जेड सिटी। अगर ये भी एक वो टाइप का होता है, एक्स सिटी होती है जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ होती हैं, फिर इस तरीके से वाई सिटी फिर और छोटी फिर वो जेड सिटी होती है। तो ये आपका ये रहेगा 50 टू 60,000 पर मंथ के समथिंग आपका ये रहता है और जॉब प्रोफाइल इसमें काफ़ी अच्छी रहती है। डायरेक्ट ही ऑफ़िसर के ही अंडर ही आप रिक्रूट होते हैं, उन्हीं के थ्रू आपको काम करना होता है और आपकी पकड़ भी डिपार्टमेंट में फिर काफ़ी अच्छी होती है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी अगर हम बात करें तो उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, 30, 40, 45 तक के आराम से निकल जाती है। कभी-कभार वेरियस मिनिस्ट्रीज़ पे भी डिपेंड करता है और इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होती है, ऑल ओवर मिनिस्ट्रीज़ में होती है, ऑल ओवर डिपार्टमेंट्स में होती है। ये क्या होता है, बाद में जो आपका जैसे ये हो जाएगा, स्किल टेस्ट होने के बाद इसमें आपको आता है, ऑप्शन दिया जाता है चॉइस का कि आपको किस मिनिस्ट्रीज़ में पोस्ट प्रेफ़रेंस डालने के लिए, जो भी है कि आपको डालना है कि आप फर्स्ट प्रेफ़रेंस में कौन-सी मिनिस्ट्री डालना चाहते हैं, कौन-सा डिपार्टमेंट डालना चाहते हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।